हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्य एकेडमी पैरन। जैसा कि हमारी सॉल्यूशन वीडियोस की सीरीज़ में पहले पेपर का सॉल्यूशन वीडियो हम कर रहे थे, जिसमें से 2 वीडियो आपने कल देखा, एक तीसरा वीडियो भी बन रहा है आज जो आपके पास है, और आप आज भी उसी पेशेंस उसी धैर्य के साथ यह वीडियो देखें, आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगा। और इसी तरह दूसरा पेपर, तीसरा प्रैक्टिस पेपर, लगातार 10 पेपर के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे जिसकी समय सारणी आपके पास है। तो चलिए बिना देर किए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आपको सलाह भी देना चाहेंगे कि आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर कहिएगा। अगर किसी क्वेश्चंस को कहने के बाद या किसी भी आवश्यकता के मद्देनज़र कमेंट करना हो तो आप बेझिझक करिएगा, क्योंकि यह आपकी सहूलियत के लिए ही बनाया जा रहा है, तो आपको इससे पूरा फ़ायदा लेना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में 50वें क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखा था, इसके बाद का अब हम लोग आज देखेंगे और आज कोशिश करेंगे कि हमारा 100 तक क्वेश्चन हम सॉल्यूशन देख लें। फ्रेंड्स, आपको लगता भी होगा कि एक पेपर को हम इतने टाइम तक, इतने लंबे समय तक सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद आंसर शीट से आंसर ले लिए, तो सिर्फ हम आंसर नहीं देख रहे हैं, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं और इस तरह सॉल्व कर रहे हैं कि फिर जो क्वेश्चन इस पेपर में है उससे संबंधित भी कोई प्रश्न आए तो हमसे मिस ना हो। तो इसलिए समय ज़रूर लग रहा है, आप पेशेंस रखिए, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। क्वेश्चन है, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमें ये श्रेणी लिखनी होगी। यहाँ है डैश ए बी, फिर डैश बी ए, फिर से डैश बी बी, और फिर से डैश ए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अब हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, इनमें से कोई हमारा एक सही होगा तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा सही हो सकता है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको दिख रही है, ए 2 साथ में है, बी भी साथ में है, तो हमें कहीं अगर किसी जगह को फिल करना है तो वहाँ ध्यान देना है कि 2A और 2B तो साथ में ज़रूर ही रहेंगे। इसका मतलब है यहाँ A है तो इसके पहले भी क्या होना चाहिए, A, तब तो 2A एक साथ हुए। यहाँ इसके बाद B है, यहाँ भी है, तो यहाँ इसके बाद भी हो जाएगा हमारा B। A B का देखिए ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और A का डबल, तो A B, फिर A, यहाँ हम B लिखेंगे ताकि ट्रिपल B यहाँ बन जाए, और फिर इसके बाद A यहाँ लिखेंगे। अब देखिए A दोनों एक साथ आ रहे हैं और B दोनों जगह पर 3 आ रहे हैं, तो हमारा ये श्रेणी सही तरीके से भर गया। तो हम देखेंगे कि हमने खाली स्थान पे क्या क्या भरा था। तो खाली स्थान पे हमने पहले A भरा, फिर B भरा, फिर से B भरा और उसके बाद A भरा। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारे कौन से ऑप्शन में है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए हम क्वेश्चन नंबर 52। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें से ही निर्धारित करना है कि कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार
चौथे नंबर पर आएगा। तो सबसे पहले तो हमें हमारे ऑप्शन सारे लिखने होंगे एक साथ कि क्या क्या दिए गए हैं, उसके बाद निर्धारित करना होगा कि कौन चौथे नंबर पर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। ए ऑप्शन में है क्विक, बी ऑप्शन में है क्वेश्चंस, सी ऑप्शन में है क्वालिटी, और डी ऑप्शन में है क्विट। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ देखना होता है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कैसे होगा। हम सभी जानते हैं, बहुत छोटी क्लास से हमने जब इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हमने यही पढ़ा था, ए बी सी डी ई एफ और इसके आगे जेड तक हम अंग्रेजी वर्णमाला सीखते हैं। उसके बाद से ही हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। तो उसी अनुसार, उसी क्रम के आधार पे हमें निर्धारित करना है कि कौन पहले नंबर पे आएगा, कौन दूसरे नंबर पे। तो फ्रेंड्स यहाँ एक चीज आप देखिए, चारों ऑप्शंस में ही पहला वर्ड क्या है, क्यू। अर्थात पहले वर्ड से हम निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन पहले नंबर पे होगा, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे। दूसरे वर्ड देखिए चारों में यू यू है, तो यहां से भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। तीसरा देखें तो ए ऑप्शन में आई है, बी ऑप्शन में ई है, सी ऑप्शन में ए है, डी ऑप्शन में आई है। तो फ्रेंड्स क्या आप यहां बता सकते हैं कि इन चारों में से ABCD में सबसे पहले कौन आएगा? तो ए आएगा, अर्थात ए वाला हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे। इसके बाद ई और आई हमें दिख रहे हैं, तो ABCD में ई पहले आता है, फिर आई बाद में आता है, तो हमारा बी ऑप्शन अर्थात ई वाला हो जाएगा सेकंड। अब हमें थर्ड और फोर्थ का क्लियर करना है, तो इन दोनों में देखिए यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई, तो अब हम यहाँ से छोड़ देंगे, ये रो देखेंगे। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमें बी और सी ऑप्शन तो छोड़ देना है क्योंकि ये पहले और दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। इन दोनों में तुलना करनी है, तो यहाँ देखिए चौथे नंबर पे सी आता है और यहाँ देखिए टी। तो अब हम अगर ध्यान दें तो ABCD में सी पहले आता है और टी बाद में, तो इसीलिए ए ऑप्शन हो जाएगा तीसरे नंबर पे और डी ऑप्शन हो जाएगा चौथे नंबर पे। अब हमने क्रम निर्धारित कर लिया कि एक नंबर पे कौन है, दो नंबर पे कौन है, तीन नंबर पे कौन है और चार नंबर पे कौन है। बाकी फिर प्रश्न में जो पूछा गया है, जो क्रम पूछा गया है वो हम आंसर बताएंगे। तो इसी तरह इस प्रश्न में पूछा गया है कि चौथे स्थान पर कौन सा होगा, तो चौथे नंबर पे कौन सा आ रहा है फ्रेंड्स? हमारा ऑप्शन डी। तो हम यहाँ टिक करेंगे ऑप्शन डी पर, ठीक है। इसी तरह जो वर्णमाला के क्रम होते हैं, क्रम पूछा जाता है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम शब्दों को इस तरह से लिखें जिन्हें रो में हम व्यवस्थित देख सकते हो और फिर तुलना करें, तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारे आंसर के सही होने की पूरी गारंटी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया करें, आपके ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो इस तरह हमने देखा कि 52 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर था वो है ऑप्शन डी, जो कि चौथे क्रम में है। 53 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो उसके पहले यहाँ एक निर्देश दिया गया है। 53 से 56 नंबर क्वेश्चन के लिए दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, अर्थात श्रेणी संबंध से क्वेश्चंस है। तो 53 नंबर हम देखते हैं। 53 नंबर में देखिए यहाँ है FUGT कॉमा करके HSIR, फिर से कॉमा करके JQKP, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, हमें बताना है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, सबका हम पहले अंक लिख लेंगे। F का 6, 21, G का 60, T का 20, H का 8,
यहाँ 19, 9, 18, ये 10, इसका 17, 11, 16। अब हम तुलना करते हैं फ्रेंड्स। F के बाद H देखिए, पहले वर्ड में F पहला शब्द है 6 अंक, दूसरे वर्ड में पहला शब्द है H, उसका है 8, मतलब 2 बढ़ा है। उसके बाद फिर से तीसरे में देखिए पहला अंक फिर से 2 बढ़ा है, तो हम क्वेश्चन मार्क वाले में भी 2 बढ़ा के करेंगे, अर्थात 10 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 12, और 12 किसका होता है फ्रेंड्स? L का। तो हमारे आंसर का पहला वर्ड होगा L। अब हम ऑप्शन में देखेंगे फ्रेंड्स कि किस किस ऑप्शन में L है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि A को छोड़ के B, C और D तीनों ऑप्शन में L है, तो हमें आगे भी और सॉल्व करना होगा। अब दूसरे वर्ड को देखिए फ्रेंड्स, दूसरे वर्ड में यहाँ 21 है, फिर 2 घट के 19 है, फिर 2 घट के 17 है, तो हम फिर 2 घटाएंगे। 17 में 2 घटाया हमने तो कितना आया? 15, और 15 किसका होता है फ्रेंड्स? O का। तो यहाँ हो गया O। तीसरा वर्ड देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 2 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, 11 हो गया। अब 11 में हम 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 13, और 13 किसका होता है? M का। यहाँ देखिए 20, फिर 2 घटा 18, फिर 2 घटा 16, फिर हम 2 घटाएंगे तो 14, और 14 किसका होता है? N का। तो इसी प्रकार हमारा आंसर मिल गया हमें LOMN। अब आप बता सकते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो फ्रेंड्स 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, LOMN। आगे देखा जाए 54 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी श्रेणी क्रम या श्रेणी संबंध का ही प्रश्न है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, जरूर ही बन जाएगा। श्रेणी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 है, फिर 7 है, 3 कॉमा करके 7, फिर 13, 21, 31। ये हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ हम श्रेणी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी श्रेणी यह हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम 1 का स्क्वायर करें और प्लस उसमें 2 करें तो कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ देखिए ये 3 है। अगर अब हम 2 का स्क्वायर करें और फिर वहाँ 3 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 कितना हो गया? 7। तो ये यहाँ है। 3 का स्क्वायर करें प्लस 4 जोड़े तो 3 त्रिकाई 9 और 4 13। तो ये देखिए यहाँ है। 4 का स्क्वायर करें प्लस 5 जोड़े तो यहाँ हो जाएगा 21। ये देखिए यहाँ है। 5 का स्क्वायर प्लस 6 करें तो 31 हो जाएगा। वो देखिए यहाँ है। तो इसी क्रम में अब हम करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 7 तो 6 छक्का 36। 36 में 7 जोड़ा हमने, कितना हो गया फ्रेंड्स? 43। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा 43। 43 हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स? तो 43 होगा हमारा ऑप्शन डी। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे हम देखें 55 नंबर प्रश्न। पचपन नंबर प्रश्न भी श्रेणी वाला ही है। यहाँ देखिए 30 है, फिर 68 है, उसके बाद 130 है, कॉमा करके 222 है, यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर कॉमा है 520, फिर कॉमा है 738। तो अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम अंतर देखें तो कितना हो रहा है? 30। फिर यहाँ का अंतर देखिए तो कितना हो रहा है? 70।
इसके बाद यहाँ देखें तो 92। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो हमें यहाँ बताना है कि क्या होगा। हम इतनी ही श्रेणी को ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले अंक में 30 जोड़ा गया तो 68 आया, 68 में फिर 70 जोड़ा गया तो 130 आया, 130 में फिर 92 जोड़ा गया तो 222 आया। लेकिन यहाँ क्या हमें कोई क्रम दिख रहा है? अभी तो समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक सीढ़ी और बढ़ेंगे। पहले में कितना बढ़ा था? 40, फिर कितना बढ़ा था? 22। तो इसी तरह हमारा जो सही उत्तर होगा, यहाँ हम श्रेणियाँ देख रहे हैं, पहले में 30 बढ़ा, फिर 70 बढ़ा, फिर 92 बढ़ा। अब हम कितना जोड़ें कि यहाँ क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे हमारा सही उत्तर आए। तो अब हम इसी क्रम में यहाँ से जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क में प्लस 128, क्योंकि 40 बढ़ा, 22 बढ़ा। अब हम यहाँ कितना बढ़ाएंगे फ्रेंड्स? 36। तो यहाँ 36 बढ़ के 128 जुड़ेगा 222 में, 222 में 128 जुड़ा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 2 2 4 1 5, 2 1 3, 350। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हो जाएगा 350, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स? वो है ऑप्शन बी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन 350। आगे देखिए, हम 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह भी सीरीज वाली क्वेश्चन ही है। यहाँ जो सीरीज है ये बहुत सरल सीरीज है, आप इसे देखें, आपको समझ में आ जाएगा इसका उत्तर। फिर आगे तो हम सॉल्यूशन कर ही रहे हैं, करेंगे ही। देखिए यहाँ है 56 नंबर क्वेश्चन में ACE, GIK, MOQ, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ भी हम, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग वाले अंक दिख रहे हैं, तो हम यहाँ अंक लिख लेंगे। A का 1 3 5, यहाँ 7 9 11, यहाँ 13 15 17। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 1 में 2 बढ़ा, 3 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में फिर से 2 जुड़ा 7, सब में 2 2 बढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है। तो Q के बाद अर्थात 17 में हम 2 जोड़ेंगे, तो 17 में 2 जोड़ा हमने 19 हुआ, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ा हमने तो 23। अब 19 किसका होता है? S का, 21 किसका होता है? U का, और 23 किसका होता है? W। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा SUW। और ये कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स? 56 नंबर प्रश्न के कौन से ऑप्शन में है SUW? ये है A ऑप्शन में। तो हमारे 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन A। अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में, जो कि हमें थोड़ा समझकर उत्तर देना होगा, क्योंकि यहाँ कोई सीरीज सीधे सीधे नहीं दी गई है, ना ही तो कोई प्रश्न समीकरण के रूप में दिया गया है। समीकरण भी हमें बनाना होगा और उत्तर भी हमें ही निकालना होगा। तो यहाँ जो प्रश्न है, देवेंद्र आयु में राजेंद्र से 4 वर्ष बड़ा है। 16 वर्ष बाद देवेंद्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना और राजेंद्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना होगी। 16 वर्ष बाद राजेंद्र की आयु क्या होगी? यहाँ 57 नंबर प्रश्न है। 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, या तो हम ऑप्शंस के आधार पे प्रूफ करें अपने उत्तर को, या फिर हम एक कोई अचर संख्या मानकर हल करें। तो यहाँ देवेंद्र है और राजेंद्र है। देवेंद्र को कहा जा रहा है कि राजेंद्र से 4 वर्ष बड़े हैं। तुलना किससे हो रही है फ्रेंड्स? राजेंद्र। तो राजेंद्र को हमने अगर यक्ष माना तो देवेंद्र
उनसे 4 साल बड़े हैं, अर्थात 4 साल और जुड़ जाएंगे। तो ये वर्तमान आयु दोनों की होगी। अभी 16 वर्ष बाद यहां अगर देखें देवेंद्र की अभी कितनी है, x प्लस 4, 16 वर्ष बाद मतलब यहां 16 और जुड़ जाएगा। देवेंद्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुना और राजेंद्र की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुना होगी। तो हम यहाँ देवेंद्र का देख रहे हैं, देवेंद्र का अभी है x प्लस 4, 16 साल बाद तो 16 साल जोड़ दिए, तब क्या होगा ये बराबर के बाद लिखेंगे। तो वर्तमान आयु का, वर्तमान क्या है फ्रेंड्स, x प्लस 4 का 3 गुना अर्थात 3। तो यहाँ अब हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। यहाँ हो गया x प्लस 4 कोष्टक में का की जगह हम सभी जानते हैं, हमने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो का की जगह गुणा करेंगे और यहाँ 3, x 16 और 4 कितना हो गया फ्रेंड्स 20, यहाँ हो गया 3x प्लस 4 3 12। अब हम x वाले को एक तरफ ले लेते हैं और गिनती वाले को एक तरफ। तो यहाँ है 20 बराबर के दूसरी तरफ प्लस 12 है, पहली तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12, और यहाँ 3x ये प्लस x है, बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस x। 20 में 12 गया 8, 3x में 1x गया तो 2, क्योंकि हमें x अकेले निकालना है तो x बराबर दूसरी तरफ है 8। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 2x के बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब है गुणे का चिन्ह है, तो गुणा का जस्ट अपोजिट क्या होता है भाग। तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगा तो 2 बटे में आ जाएगा अर्थात भाग में, तो आ गया 4। x का कितना आया 4। अब हम देखें हमने x किसको मारा था, राजेंद्र को, तो राजेंद्र का अगर 4 है वर्तमान में तो देवेंद्र का कितना हो गया 4 4 8। अब पूछा किसका गया है फ्रेंड्स, 16 वर्ष बाद राजेंद्र की आयु क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख सकते हैं राजेंद्र की वर्तमान आयु क्या है 4 वर्ष, 16 साल बाद क्या होगा, तो हम यहाँ प्लस 16 करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 20 वर्ष। तो राजेंद्र की आयु 16 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। उससे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से उपशब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो फ्रेंड्स जो शब्द दिया गया है वो कौन सा है, यहाँ है मॉर्टेज, ये शब्द दिया गया है प्रश्न में। प्रश्न कौन सा है 58 नंबर। अब पहले ऑप्शन में क्या है, ये हम ऑप्शन यहाँ थोड़ा लिख लेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी और डी। ए ऑप्शन में है एरोमा, बी ऑप्शन में है गियर, सी ऑप्शन में है रोम और डी ऑप्शन है ग्रेट। तो फ्रेंड्स हम इस शब्द से वो शब्द बना सकते हैं यहाँ पर जो जो शब्द अक्षर दिए गए हैं। अगर किसी ऑप्शन में ऐसा अक्षर आ रहा है जो यहाँ पर नहीं है तो फिर वह शब्द हम नहीं बना सकते और वही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम यहाँ देखें ए ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पहले ए लिया गया है, जो एक ए यहाँ है, आर तो आर यहाँ है, ओ यहाँ है, एम यहाँ है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए एक ए और आ गया, जबकि हमारे दिए गए शब्द में केवल ए सिंगल वर्ड है, अर्थात यही वर्ड होगा जो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इस शब्द में डबल ए चाहिए और दिए गए शब्द में एक ए है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी को भी हम चेक करते हैं कि किस तरह बाकी नहीं है।
यहाँ देखिए जी, तो यहाँ जी दिया गया है, ई ये है, ए यहाँ से है और आर ये है। मतलब बी ऑप्शन में जो गियर वर्ड है वो यहाँ से हमें मिल जाएंगे। इसी तरह सी ऑप्शन में यहाँ से मिल जाएंगे जो जो वर्ड है, और डी ऑप्शन में भी जो जो वर्ड है यहाँ से मिल जाएंगे। ए ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा ए आ रहा है जो यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, इसलिए जो दिया गया शब्द है मोर्टेज, वहाँ से हम एरोमा शब्द को नहीं बना सकते। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन से प्रश्न नंबर का? 58 नंबर प्रश्न का। आगे हम बढ़ते हैं 59 नंबर। यहाँ जो एज से रिलेटेड कुछ कुछ प्रश्न है, पूरी तरह एज भी नहीं है। हम देखते हैं यहाँ जो 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया है या जो निर्देश है, हरि आयु में चमन से बड़ा है। हरि आयु में चमन से बड़ा है, अर्थात चमन हरि की उम्र में नीचे है। हम यहाँ फ्रेंड्स जो पैमाना मान रहे हैं वो ये है कि ऊपर बड़े उम्र वाले को लिखेंगे और नीचे कम उम्र वाले को। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हरि चमन से बड़ा है, तो हमने हरि को ऊपर लिखा है, चमन को नीचे लिखा है। आगे है विजय सतीश से बड़ा है। यहाँ हमें सतीश ना विजय कोई नहीं मिले, तो हम एक जगह अलग से लिखेंगे विजय सतीश से बड़ा है, सतीश विजय से छोटा है। मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है किंतु चमन से बड़ा है। अर्थात जो मुकेश है वो विजय से छोटा ही है, क्योंकि विजय के बराबर नहीं है, लेकिन चमन से बड़ा है। अर्थात जो मुकेश आएगा वो चमन के ऊपर होगा और मुकेश चमन से बड़ा है, अर्थात विजय भी उससे बड़ा है। हरि तो बड़ा है ही। अब हमें ये नहीं पता कि सतीश मुकेश से बड़ा है कि छोटा है, तो हम इसे भी थोड़ा साइड में ही रखेंगे, इसे पूरी तरह ध्यान नहीं रखेंगे। तो यहाँ हम सतीश को रखते हैं, लेकिन इतना जरूर पता है कि चमन से वह बड़ा ही है। तो सबसे छोटा कौन होगा? यहां बात हो रहा था चमन से बड़ा है विजय, विजय से छोटा है मुकेश और विजय से ही छोटा था सतीश, अर्थात सबसे छोटा कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? चमन। तो इस प्रकार हमारे 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा चमन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत सरल है, आप एक बार उसे पढ़ें, आपको उसका उत्तर भी बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 60 में है, किंडले को एक कूट भाषा में यह लिखा जाता है। उसे क्या लिखा जा रहा है? ELDNIK। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं जो हमारा दिया गया वर्ड है उसी को जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। के यहाँ सबसे शुरू में था, यहाँ सबसे लास्ट कर दिया गया। आई सेकंड नंबर पे था, तो यहाँ आई को सेकंड लास्ट कर दिया गया। उसी तरह जो प्रश्न पूछा गया उसे भी हम करेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या है? एक्सोटिक, तो इसी को उल्टा कर देंगे, सी को यहाँ ले आएंगे, आई को यहाँ ले आएंगे, टी को यहाँ ले आएंगे हम, ओ को यहाँ ले आया, एक्स को यहाँ ले आए हम और ई को यहाँ ले आए। तो इस तरह हमारा वर्ड क्या बनेगा? CITOXE, CITOXE। और ये कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स? तो ये है ऑप्शन नंबर डी में। तो प्रश्न क्रमांक 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम हमारे अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक जो 61 है वो है दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करना है। तो ये भी बहुत सरल सा प्रश्न है फ्रेंड्स।
मुझे उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर नहीं बनता तो फिर तो हम यह वीडियो देख ही रहे हैं जहाँ हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही। तो यहाँ देखिए 61 नंबर प्रश्न है। एक सीरीज दी गई है 225, 336, 447, 555, 669। इसमें से एक कोई अंक गलत है, वो हमें पता करना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इतने में कितना बड़ा है, तो 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1, अर्थात 225 में 111 जोड़ने पे 336 आया है। यहाँ का चेक करें तो 7 में 6 गया 1, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, 336 में भी 111 जुड़ा है तो 447। अब 447 में फ्रेंड्स हम 111 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 1 8, 4 1 5, 4 1 5। तो यहाँ देखिए प्रश्न में 555 दिया गया है, जबकि इसकी जगह होना क्या चाहिए फ्रेंड्स, 8। तो हमारा जो गलत अंक दे दिया गया है वो क्या है, 555। तो इस तरह हमारा जो गलत अंक है वो है 555, और कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रश्न क्रमांक 61 का। आगे हम देखते हैं 62 नंबर प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा था कि प्रश्न क्रमांक 58 नंबर हमने सॉल्व किया था, जो सेम इसी तरह ही था, उसमें हमने तरीका भी बताया था। अब उसी तरीके से सॉल्व करिए तो आपका उत्तर जरूर आ जाएगा, इसलिए हम इस प्रश्न को दोबारा नहीं कर रहे, टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए। और इस तरह आप पाएंगे कि सी ऑप्शन सही होगा। आप इसे अभी करें, अब इसके बाद वीडियो को भी आप पॉज कर लें, पहले इस प्रश्न को हल कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। हम ये प्रश्न अभी आपको सॉल्व नहीं करवा रहे, क्योंकि 58 नंबर प्रश्न में हमने अभी ऐसा ही प्रश्न सॉल्व किया था, और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न था, अंक अलग है, शब्द अलग है, तरीका हमारा वही होगा। 63 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, यदि एक कूट भाषा में हाई को HIGH को 63 नंबर HIGH को 8 9 7 8 लिखा जाता है तो DEAF को कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप ध्यान दीजिए, ABCD में जो वर्णमाला का क्रम होता है उसी के अंक लिखे गए हैं, जो हम कोडिंग डिकोडिंग में वर्ड यूज करते हैं। H ABCD में 8वें नंबर पे आता है तो 8 लिखा है, I 9वें नंबर पे आता है तो 9 लिखा है, G 7वें नंबर पे आता है तो 7 लिखा है, और H 8वें नंबर पे आता है तो 8। तो उसी तरह हमें लिखना है D 4 पे, E 5 पे, A 1 नंबर और F 6। तो इस तरह हमें अंक मिल गया 4516, या ये कहें 4 5 1 6। ये कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 64। प्रश्न क्रमांक 64 में एक टेबल दी गई है, और यहाँ जो कि ये इस तरह से है 9 8 12 5 7 6 4 6 8 10 9 क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसे सॉल्व करना है कि किस तरह से होगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से देखें, इन दोनों को प्लस करें तो 9 5 14, 14 में फिर माइनस करें 4 को तो कितना हो जाएगा, अर्थात 9 + 5 - 4 तो बराबर 10। यही यहाँ पर है। इसी तरह 8 + 7 तो 15, 15 में -6 किया हमने तो आया 9। तो अब हमें यहाँ भी यही करना है, 12 और +6 करना है तो हो गया 18, 18 में 8 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन में है सी में। तो हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। अब हम आते हैं हमारे 65 नंबर क्वेश्चन में। उसमें भी एक टेबल ही है, यहाँ है 8 10
9, 5 7 6, 4 6 8, सॉरी वो दूसरा टेबल हमने लिख लिया, यहाँ है 5 5, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अर्थात ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस तरह से संबंध हमें दिखाई दे रहा है एक, तो हम इस तरह के एक संबंध को देखेंगे कि क्या संबंध बन रहा है। तो फ्रेंड्स आप ऊपर के दो अंकों को जोड़िए, तो 10 और 8 कितना हुआ 18, 18 का आधा कितना होगा फ्रेंड्स 9, तो ये है 9 में। इसी तरह 5 और 7 को जोड़ते हैं 12, 12 का आधा 6, तो अब हमें यहाँ भी करना है, 5 5 जोड़ा हमने 10 आया, 10 का आधा किया तो कितना हो गया 5। तो अब 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ फ्रेंड्स 5, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह हमने 65 प्रश्नों को देखा जो कि बहुत सरल थे, रीजनिंग के प्रश्न हैं। ये हमारे प्रश्न पत्र का ऐसा ग्रुप है या वह क्षेत्र है जो हमसे बन जाते हैं और जहां से हम नंबर स्कोर आसानी से कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम 66 नंबर प्रश्न। आप एक बार पढ़ें कि वह बोल क्या रहा है। तो फ्रेंड्स दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि समीकरण क्या है। 56 नंबर प्रश्न है। समीकरण क्या है 24, यहाँ है स्टार 2, फिर है यहाँ स्टार 4, फिर है स्टार और फिर यहाँ है 3। तो यहाँ 3 चिन्ह चाहिए हमें, 1 2 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो हम यहाँ ए ऑप्शन को चेक करेंगे। ए ऑप्शन में क्या है, पहले जगह हमें लिखना है बराबर 2, फिर चिन्ह लेना है भाग 4 और फिर चिन्ह लेना है गुणे 3। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। 24 बराबर 2 भागे 4 गुणे 3, तो 2/4 गुणे 3। तो क्या फ्रेंड्स आप यहाँ तो 24 है, क्या इसे सॉल्व करने पे हमारा 24 आएगा? नहीं, अर्थात बराबर संतुलित नहीं होगा, तो इसलिए ये ए ऑप्शन क्या हुआ गलत। बी ऑप्शन में क्या है 24, पहला चिन्ह क्या होगा +2, दूसरा चिन्ह है भाग का 4, फिर है बराबर 3। इसे देखेंगे फ्रेंड्स तो 24 हमने बोर्ड मास में पढ़ा है कि सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ भी क्या करेंगे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 24 + 2/4 बराबर 3। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये लगता है कि इसे सॉल्व करने पे बराबर में 3 आएगा हमारा? जी नहीं, इसे सॉल्व करने पे हमारा 3 नहीं आएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन भी क्या हुआ गलत। सी ऑप्शन में क्या है 24 पहला चिन्ह है भाग का, फिर 2 दूसरा चिन्ह है बराबर का, फिर है 4 और फिर तीसरा चिन्ह है गुणा का 3। इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। 24 में 2 से भाग जाएगा तो कितना हुआ दोस्तों 12, बीच में है बराबर, 4 3 12। यहाँ देखिए फ्रेंड्स बराबर के दोनों तरफ समान अंक आए हैं, तो इसीलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वही सही होगा। सी ऑप्शन में जो चिन्हों का क्रम है वही इस समीकरण के लिए सही चिन्ह है। तो इस तरह अब हम डी ऑप्शन को चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें सही उत्तर मिल गया है। तो 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 67 जो कि दिशा ज्ञान के बारे में है, और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको अपनी दिशाओं के बारे में तो सही से ज्ञान है ही, तो इस तरह आपको यह प्रश्न बन जाएगा, आपको इसमें कठिनाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये दिशा है, तो हम एक दिशा का पैमाना छोटा सा मान लेते हैं। और फ्रेंड्स यही जब हम स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा कि हम जब सीधे हैं तो हमारे दाहिने हाथ की ओर पूर्व, उसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगा पश्चिम,
उसके ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण अर्थात साउथ। तो इसी अनुसार हमें दिशा देखना है। 67 नंबर प्रश्न में है अविनाश दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चला। एक हम यहाँ पॉइंट मान लेते हैं जहां से अविनाश चलना शुरू कर रहा है। तो अविनाश दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, तो दक्षिण फ्रेंड्स बीच से किधर जाना है, नीचे। तो यहां से 1 किलोमीटर नीचे चला अविनाश, वह दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो फ्रेंड्स नीचे की ओर जा रहा है, तो नीचे की ओर उसका दाहिना अब किधर जाएगा, इधर साइड। तो वो अब दाईं ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। तो यहाँ से मुड़ गया और 1 किलोमीटर चला। देखिए फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं तो ये हमारे बाएं है, लेकिन आप ध्यान दीजिए वो नीचे की ओर आ रहा है, मतलब इधर, और यहाँ से दाहिना कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ से वो 1 किलोमीटर इधर मुड़ गया, फिर से दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। अब यहाँ से इस तरह की दिशा है तो हमारा दाहिना किधर होगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ से 2 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट से 1 किलोमीटर तक यहाँ हमने अगर लिया है तो 1 किलोमीटर तो यहाँ हो गया, 1 किलोमीटर और, क्योंकि वह दाईं ओर मुड़ा है और 2 किलोमीटर चला है, हमने ये पढ़ा ना। तो एक यहाँ और एक यहाँ। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दूरी पर है। तो फ्रेंड्स उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, ये। उसके बाद वो कौन सी दिशा में आज जा रहा है, ये देखिए इस तरह का। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स हम दिशा में उसके इस तरह का जा रहे थे, ये कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम। ये आप जरूर ध्यान रखें कि मुख्य दिशाएं कौन सी होती हैं, उत्तर दक्षिण। तो अगर बीच की दिशा आती है तो हम उत्तर या दक्षिण का नाम ही पहले लेते हैं। तो यहाँ भी उत्तर पश्चिम, क्योंकि पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो इसीलिए उत्तर पश्चिम होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा, जो कि कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी में। आगे देखिए 68 नंबर प्रश्न, जो देखने में हमें थोड़ा टफ लग रहा है, इसके शब्द, इसके अर्थ थोड़े से लेंदी से लग रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत सरल है, हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं। 68 नंबर प्रश्न में है ए का अर्थ है जोड़ना, तो हम ए के बगल में लिख लेते हैं प्लस। एम का अर्थ है गुणा, तो एम के बगल में लिख लेते हैं गुणा। डी का अर्थ है भाग, तो डी के बगल में लिख लेते हैं भाग। जी का अर्थ है से अधिक, जी का अर्थ है से अधिक, अर्थात जी जिधर होगा इस तरह का चिन्ह बनेगा, जी की जगह पे इस तरह का चिन्ह बनेगा। और का अर्थ है से कम। तो यहाँ एक और वर्ड आ रहा है फ्रेंड्स, जो कौन सा है, एल। एल का अर्थ है से कम, तो ये चिन्ह। अब इनकी जगह पे हमें चिन्ह देखना है और चारों ऑप्शन को सही देखना है। तो फ्रेंड्स अब आप ए ऑप्शन को देखें, यहाँ है 4, ए की जगह क्या हो जाएगा प्लस, 5 डी की जगह हो जाएगा भाग, 3 जी की जगह हो जाएगा से कम, 6 ए की जगह हो जाएगा प्लस 2, एम की जगह क्या होगा गुणा, और फिर 3। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या करना होता है, भाग। तो 4 प्लस 5/3 से बड़ा है, यहाँ क्या हो गया, इनमें गुणा है पहले तो गुणा करेंगे, 2 3 6 प्लस 6 12। तो फ्रेंड्स यहाँ जो समीकरण बना है वो इस तरह का है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या यहाँ हमारा जो उत्तर मिलेगा इस तरह का मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए हमें ये समीकरण पूरी तरह से सही नहीं मिलेगा, इसीलिए अब हम बी ऑप्शन को चेक करेंगे, इसी तरह सी ऑप्शन को चेक करेंगे, इसी तरह डी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही समीकरण मिलेगा वो होगा ऑप्शन डी में।
इसे हम सारे ऑप्शंस पे नहीं कर रहे हैं, हमने बताया हमें किस तरह करना है। तो यहाँ है, हम सारे चिन्हों को एक साथ लिख लेंगे और समीकरण के अनुसार उसे बैठाएंगे और हल करेंगे। तो इस तरह हमारा डी ऑप्शन हमें सही मिलेगा, इसलिए 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। आगे देखिए फ्रेंड्स, 69 नंबर प्रश्न फिर से दिशा वाला है, तो हम दिशा वाले प्रश्न को करते हैं। अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है। 69 नंबर प्रश्न है, अरुण का एक यहाँ पॉइंट मान लेते हैं हम, यहाँ से उत्तर की ओर 30 मीटर, तो उत्तर अर्थात ऊपर की ओर 30 मीटर फ्रेंड्स चलता है, चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ऊपर है, उसका बाईं ओर किधर होगा, यहाँ, तो बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। तो कितना चला ये, 40 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से बाईं ओर फिर से नीचे की ओर आएगा और 30 मीटर अर्थात शुरू के बराबर, तो 30 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चला। अब यहाँ से इसका बाईं ओर इधर होगा, तो हमने देखा कि ये लंबाई तो 40 मीटर है फ्रेंड्स, 50 चला है अर्थात 10 मीटर वो और आगे चला है, और अब कहाँ है, यहाँ पर। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो फ्रेंड्स इसका प्रारंभिक स्थान कहाँ था, ये, उसके बाद ये कितना आगे बढ़ा है, 10 मीटर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 मीटर, जो कि है हमारे डी ऑप्शन में, अर्थात प्रश्न क्रमांक 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 70। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 3 × 5, प्रश्न क्रमांक 70, जो निर्देश दिए गए हैं 3 × 5 × 7 = 15, 2 × 4 × 6 = 12, 4 × 7 × 9 = क्वेश्चन मार्क। तो हमें देखना है कि किस आधार पर बराबर करके 15 लिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें ये नहीं ध्यान देना होता कि चिन्ह क्या लें, क्योंकि यहाँ हम मैथ नहीं लगा रहे, ये रीजनिंग है, हमें ये श्रेणी देखनी होती है कि क्या कर रहा है। तो यहाँ आप एक बार जोड़ के देखते हैं फ्रेंड्स, 3 में 5 जोड़ा हमने तो कितना हो गया, 8, 8 में 7 जोड़ा हमने तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 15। तो देखिए बराबर करके 15 लिखा गया। इसी तरह 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, तो बराबर करके 12। तो इसी तरह हम यहाँ भी जोड़ेंगे, 4 7 11, 11 में 9 जोड़ा गया 20। तो सही उत्तर हो गया 20, जो कि कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी। इस प्रकार हमारा रीजनिंग वाला एरिया खत्म होता है और अब हमारे प्रैक्टिस सेट के इस पेपर में साइंस का पार्ट शुरू होता है, प्रश्न क्रमांक 71 से लेकर प्रश्न क्रमांक 80 तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 71 में है, सूर्य किरण की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है 8 मिनट। सूर्य की किरण पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंच जाती है, इसमें हमें और कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है। 72 नंबर क्वेश्चन, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है अवस्थित है। तो ये भी उत्तर है चंद्रमा पर, और इसे हिंदी में कहते हैं शांति का समुद्र। तो शांति का समुद्र कहाँ अवस्थित है, चंद्रमा पर, यह ऑप्शन डी। 73 नंबर है, परमाणु बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी है, यूट्यूब पर केमिस्ट्री के हमारे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें हमने परमाणु बंधों को सही से पढ़ा है, बिल्कुल विस्तृत अध्ययन के साथ। तो आप उस वीडियो को देख लें तो आप परमाणु बंध के बारे में पूरी जानकारी बड़े अच्छे से जान जाएंगे, और फिर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न गलत भी नहीं होगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, हम वहां पर अपनी उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे, तो आप उसे किसी टाइम फ्री टाइम होके देख लें। तो यहाँ जो उत्तर होगा परमाणु बंध कितने होते हैं, तो वो है 3।
इसके बारे में हम उस वीडियो में पूरी तरह चर्चा किए हुए हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। अगला है 74 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ जो 4 ऑप्शन है, मेंडलीफ, नील्स बोर, रदरफोर्ड और मोसले। तो फ्रेंड्स केमिस्ट्री के हमारे चैनल वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा या फिर आपने केमिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के संबंध में, तो आपको याद होगा कि आवर्त सारणी का जो चैप्टर था, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे रसायन विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में ही चले जाएं और अपने लिए सभी उपयोगी वीडियोस देख लें, क्योंकि केमिस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर आते हैं। तो वहाँ हमने पढ़ा है, हमारा एक वीडियो है आवर्त सारणी, उसमें हमने जाना था कि आवर्त सारणी की सबसे पहली शुरुआत की थी मेंडलीफ ने। उस सारणी को तैयार करने का काम शुरू किया था मेंडलीफ ने और सबसे पहली सारणी बनाकर तैयार की थी मेंडलीफ ने। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी के आविष्कारक, तो यहाँ ए ऑप्शन गलत होगा, मेंडलीफ इसके सही उत्तर नहीं होंगे। बी ऑप्शन में है फ्रेंड्स नील्स बोर, तो यहाँ जो बी और सी ऑप्शन है, नील्स बोर और रदरफोर्ड, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल से तो सीधे प्रश्न नहीं बनते, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम प्रश्न होते हैं, लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे हमारी किसी भी परीक्षाओं में। तो ये भी हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो है, वहाँ जाकर देख लें। यहाँ हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, आवर्त सारणी के संबंध में वो नहीं है। डी ऑप्शन आता है मोसले, तो फ्रेंड्स यही होगा आपका सही उत्तर। मोसले ने ही आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की, सबसे पहली आवर्त सारणी शुरुआत की थी मेंडलीफ ने, उसके बाद कईयों ने उनको बेस बनाकर अलग अलग आवर्त सारणी पेश की और वर्तमान समय में जो सबसे आधुनिक है वो है मोसले, जिसमें वर्तमान समय में ज्ञात लगभग सभी 118 तत्व विद्यमान हैं या उन सभी 118 तत्वों को रखा गया है। आवर्त सारणी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएं, रसायन विज्ञान प्लेलिस्ट में, और वहां से यह वीडियो जरूर देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और आवर्त सारणी से कोई ना कोई प्रश्न बनता है तो आप एक बार जरूर ही देख लें। अगला प्रश्न है 75 नंबर, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन इसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है फ्रेंड्स उल्टे में बराबर, विपरीत बराबर। तो ये है बायल का नियम, और फ्रेंड्स बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, ये तीनों नियम हमारे लिए खास होते हैं, इनसे थोड़े थोड़े प्रश्न बनते हैं। तो एक नियम तो हमने यही देखा, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन इसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह है बायल का नियम। अगला है 76 नंबर प्रश्न, तो इसका भी सीधे जो टिक है वही हमें उत्तर ध्यान देना है, उस पर ज़्यादा बात हमें नहीं करनी। 77 नंबर क्वेश्चन है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि हम जो सामान्यतः पढ़ते हैं उससे थोड़ी सी अलग यहाँ हमें एक चीज़ जाननी है जो कि महत्वपूर्ण भी है, और अगर हमने इस चीज़ को जाना तो कई प्रश्नों के उत्तर हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप 11th-12th में साइंस ग्रुप के स्टूडेंट रहे हैं, आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी और अधिक होगी। यदि आपने नहीं भी पढ़ी है तो भी हम बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बस ज़रूरत है कि आप थोड़ा ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले आपको एक नाम देना चाहेंगे, मैग्नेटिक सुई, कंपास जिसे कहा जाता है। आप इसे जानते होंगे कि एक गोल आकार का होता है, इसके बीच में 2 तीर के निशान वाले घड़ी की तरह होते हैं जो हिलते होते हैं और किसी एक दिशा को डिनोट करते हैं। और यहाँ चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है, प्रश्न क्रमांक 77 में कि चुंबक के उदासीन बिंदु पर, बाकी डैश डैश है, हमें उत्तर बताना है, तो हम इसके
आधार पे जानेंगे कि चुंबक का उदासीन बिंदु होता कहाँ है। क्योंकि प्रश्न पूछा गया है चुंबक का उदासीन बिंदु, तो हम पहले तो यही जान लेते हैं कि चुंबक का उदासीन बिंदु होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप साइंस ग्रुप के हैं तो आपने 11th-12th में प्रैक्टिकल किया होगा, आपके केमिस्ट्री लैब में एक चुंबक लिया होगा, और हम सभी जानते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, N और S से डिनोट करते हैं। और यहाँ से हमने लैब में बल रेखाएं खींची थी, और बल रेखाएं किसके माध्यम से खींचते हैं? कंपास सुई की सहायता से। तो फ्रेंड्स, 11th-12th का जो लोग नहीं रिलेटेड, हम यहाँ जानते हैं, हमने एक सुई की बात की जो कि गोल आकार में होती है और उससे बल रेखाएं खींची जाती हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक चुंबक लेते हैं जहाँ ये उत्तरी सिरा है या दक्षिणी सिरा, और यहाँ इस तरह सिरों पर से हम कंपास सुई रखते हैं, और जब यहाँ हम कंपास सुई रखेंगे इस सिरे पर, तो यहाँ जो तीर के निशान होते हैं वो किसी एक तरफ इंगित करेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ जाकर फिर वो रुकेगा, तो हम कंपास सुई के पास यहाँ पर डॉट लगा लेंगे, और अब कंपास सुई को हटाएंगे, फिर यहाँ कंपास सुई रखेंगे तो वहाँ एक निशान ऐसे बनेगा, मान लेते हैं यहाँ निशान, तो यहाँ टिक करेंगे। इस तरह हमें ऐसे ऐसे डॉट डॉट मिलते हैं, और ऐसे ही हम इन डॉट्स को मिला के बल रेखाएं खींचते हैं। इसी तरह हम थोड़ा कंपास का दिशा बदलेंगे और यहाँ से एक ऐसे निकलेगा, और कुछ समय के बाद होता है फ्रेंड्स कि ये ऐसे बाहर जाने लगते हैं। यही होती है चुंबकीय बल रेखाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो प्रैक्टिकल की बात थी। हम पेपर पर अगर चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं तो ये होता है, इसका मतलब होता है कि जहां पर ये रेखाएं एक सिरे से जाकर डॉट डॉट करते हुए दूसरे सिरे पर आकर मिल रही हैं, उसका मतलब है यह एरिया चुंबकीय क्षेत्र है। और जहां पर जाने के बाद ये लाइनें वितरित होने लगती हैं, यहाँ आकर दूसरे सिरे पर नहीं मिलती, वो एरिया चुंबकीय क्षेत्र के बाहर हो जाता है, अर्थात वहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर उदासीन है। और अगर इस एरिया में देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये बल रेखाएं खींचना होता है। और चुंबक का उदासीन बिंदु, यही हम कंपास सुई की मदद से निकालते हैं कि चुंबक का उदासीन बिंदु होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा मैग्नेटिक, जिसमें N और S ध्रुव है। फ्रेंड्स, यहाँ बीच में हम कंपास को रखते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर ले जाते हैं। जब हम यहाँ से धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं तो जो हमारे कंपास सुई में कांटे होते हैं वो लोग हिलते डुलते रहते हैं, किसी एक दिशा में शांत नहीं होते। जब तक हम रुकते नहीं हैं तब तक वो शांत नहीं होते, हिलते डुलते रहते हैं। और हम धीरे धीरे ऊपर ले जाते रहेंगे, वो कांटे हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन एक बिंदु पे जाके वो कांटे हिलना बंद कर देते हैं। और जिस बिंदु पे फ्रेंड्स वो कांटे हिलना डुलना बंद कर देते हैं, वही बिंदु फिर होता है उस चुंबक का उदासीन बिंदु। मतलब वह बिंदु जहां पर उस चुंबक का कोई भी असर नहीं हो रहा। तो इस तरह ज्ञात किया जाता है कि चुंबक का उदासीन बिंदु कहाँ है। मैग्नेटिक सुई को हम चुंबक के बीच सिरे पर रखते हैं और धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। जिस बिंदु पर कंपास सुई के कांटे हिलना डुलना बंद कर देते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते, वही बिंदु होता है चुंबक का उदासीन बिंदु। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बात की थी कि चुंबकीय क्षेत्र जहां होता है वहां बल रेखाएं ऐसे मिलती हैं, और जहां चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है वहां बल रेखाएं ऐसे बाहर जाने लगती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे मिल रही, इसका मतलब है कि ये इस एरिया में चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक का असर इस एरिया में है। अगर यहाँ से कोई लोहे की वस्तु, कोई धातु की वस्तु मिली तो चुंबक उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लेकिन उदासीन बिंदु पर कोई वस्तु रखी है जिसमें आकर्षण का बल है, जिसे कोई आकर्षित कर सकता है, जिसमें मैग्नेटिक गुण है, तो वो
यहाँ पर अगर हमने सुई रखी है तो चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा क्योंकि ये चुंबक का उदासीन बिंदु हो गया। तो यहाँ ऑप्शन ए में है क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। तो फ्रेंड्स हमने बात कहा कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो यहाँ जब खत्म हो जाता है तो तीव्रता भी बिल्कुल नहीं होगी, तो इसीलिए क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। यही लाइन ये चुंबक के उदासीन बिंदु पर बिल्कुल सही है, तो ये सही उत्तर होगा। आगे हम बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि कौन सा हमारा सही होगा। बी ऑप्शन देखिए, बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या फ्रेंड्स आपको यहाँ मिल रहा है, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र था बल रेखाएं इस तरह से बन रही थी, लेकिन जहां चुंबकीय क्षेत्र खत्म हुआ बल रेखाएं ऐसे बाहर जाने लगी, इस सिरे की उधर और इस सिरे की इधर। तो क्या ये बल रेखा एक दूसरे को कभी काटेंगी? नहीं। इसलिए बी ऑप्शन में जो कहा गया है वो पूरी तरह गलत है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। सी ऑप्शन है पृथ्वी के क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता शून्य होती है। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये जो चुंबक क्षेत्र है उससे संबंधित नहीं है, तो ये तो गलत ही होगा। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है ये कह रहा है कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। हमारा ए ऑप्शन में जो कथन था वो सही था, तो हमारा सही उत्तर होगा 77 का प्रश्न क्रमांक 77 का ए ऑप्शन सही। और किस तरह से, आई होप आपको ये समझ आया हो। सीधे सीधे इससे प्रश्न भले ना बनते हो, लेकिन अगर ये हमने समझा तो हम प्रश्नों को हल कर लेंगे, जैसे कि हमने 77 नंबर प्रश्न को किया। उसके बाद अगला प्रश्न है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत में उत्पन्न होती हैं? तो फ्रेंड्स आपने भूगोल में वायुमंडल चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह होती है या सबसे निचली परत होती है। उसके बाद समताप मंडल आता है जिसमें ओजोन परत भी समाहित है। इसके बाद कई मंडल आते हैं, आयन मंडल आता है, सबसे ऊपरी मंडल होता है बाह्य मंडल। तो इस तरह से ये परतें होती हैं हमारे वायुमंडल की, जिसे हमने ज्योग्राफी में सही से पढ़ा है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो हमारे चैनल पे ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि विभिन्न जलवायु घटनाएं, फिर चाहे बारिश हो, मौसम की घटनाएं हो, हवा हो, जो भी हो, ये किस परत में होती हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ए ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है। तो ट्रोपोस्फियर है क्षोभ मंडल, आयनोस्फियर है आयन मंडल, एक्सोस्फियर है बाह्य मंडल और स्ट्रेटोस्फियर है समताप मंडल। तो हमने कहा कि आयन मंडल बाह्य मंडल से नीचे का परत है, मतलब सबसे ऊपर से थोड़ा सा नीचे, जहां आयनों का कुछ होगा वहां पर भी कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत है, वहां भी कोई हवाएं, कोई मौसमी दिशाएं नहीं होती। बाह्य मंडल सबसे ऊपरी परत है, तो यहाँ तो बहुत कम ही घटनाएं होंगी, ऐसी कोई घटना होगी ही नहीं। क्षोभ मंडल में जलवायु और मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। ये हम जब जियोग्राफी, आप हमारे जियोग्राफी का वीडियो देखें या क्लास में हमारे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या आपने पढ़ा होगा तो इसका उत्तर भी आपको अब तक सबसे पहले ही पता चल गया होगा। तो सही ऑप्शन है ए ऑप्शन ट्रोपोस्फियर, जिससे क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल में ही फ्रेंड्स तापमान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान घटता है और नीचे तापमान ज़्यादा है। और ज़्यादा हम इस परत के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जियोग्राफी के वीडियोस में इस पर बहुत लंबी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ बस इतना है। अगला क्वेश्चन है, लोहा एवं तांबे की एक द्विधातु प्लेट को गर्म करने पर बंकन उत्पन्न होता है क्योंकि? तो इसका भी जो ऑप्शन है आप आंसर शीट से मिला लें, वही उत्तर होगा। हम भी इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और 80 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा पर कितने डिग्री झुका हुआ है? तो फ्रेंड्स ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको ज़रूर पता होगा, हम छोटी ही क्लासों से इसको पढ़ते आ रहे हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी है तो हम हमारे वीडियोस में देखेंगे, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। आगे अब आता है हमारे इस पेपर का मैथ का एरिया
प्रश्न क्रमांक 81 से लेकर 100 तक, और अब इसे हमें क्रम से सॉल्व करने हैं और बहुत ध्यान से भी। तो अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 81। प्रश्न क्रमांक 81 में है, यदि a बटे b बराबर 3/2 हो तो यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये प्रश्न दिख बहुत कठिन रहा है, लेकिन मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत सरल प्रश्न है और आपको भी अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दिया गया है a बटे b बराबर 3/2 और प्रश्न पूछा गया है -a + 2b बटे 2a + b। तो फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे दिया तो बस इतना है और पूछ ये रहा है। तो फ्रेंड्स सीधे सीधे a की जगह हमें 3 रखना है, b की जगह 2 रखना है। उस निर्देश का देने का मतलब ही यही है और बस हमें यही करना है। तो यहाँ है -a की जगह हम क्या रखेंगे फ्रेंड्स 3, प्लस है तो प्लस 2b अर्थात 2 गुणे b की जगह क्या रखना है हमें 2 बटे 2a है तो 2 गुणे a की जगह 3, फिर प्लस है b की जगह क्या रखेंगे 2। आगे बढ़ते हैं -3 प्लस 2 दूना 4, 2 3 6 प्लस 2। यहाँ देखिए 4 में से 3 घट गया, बचा 1/8। तो हमारा सही उत्तर हो गया 1/8, जो कि कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, या टिक करें। 82 नंबर प्रश्न है, कितने वर्षों में कोई धन 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज बढ़ता है वो गुणित रूप से बढ़ता है, इसमें कोई भी जटिलता नहीं होती। तो यहाँ हम मान लेते हैं हमारा जो मूलधन है वो 100 रुपये है, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं गया तो हम क्या मान लेते हैं 100 रुपये। और बोला है कि कोई धन 3 गुना हो जाए, मतलब ब्याज सहित जब बढ़ जाएगा मिश्र धन, तो कितना होने के लिए बोला जा रहा है 2 गुना। तो 100 का 2 गुना कितना हो गया फ्रेंड्स 200 रुपये। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि इसमें ब्याज कितना मिश्रित हुआ, ब्याज कितना हुआ। मूलधन 100 रुपये लगाया गया था और पूरा टोटल बढ़ के हो जाए 200, तो ब्याज कितना हो रहा है फ्रेंड्स, ये आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, 100 रुपये ब्याज बढ़ रहा है। तो यहाँ है रुपए में हमें ब्याज कितना बढ़ाना है दोस्तों 100 रुपये, और वार्षिक ब्याज की दर कितनी दी गई है 8%। समय हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, अगर हमने मूलधन 100 रुपये माना है तो अगर एक साल में 8% बढ़ा मतलब 8 रुपये, तो कितना बढ़ गया 108। मतलब एक साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है दोस्तों 8 रुपये, एक वर्ष में 8 रुपये। तो अब 100 रुपये ब्याज हमें चाहिए, तो 100 रुपये बराबर क्वेश्चन मार्क। एक साल में 8 रुपये बढ़ रहा है तो 100 रुपये ब्याज कितने साल में बढ़ेगा। अब हम यहाँ तिरछा गुणा करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो 1 गुणे 100 बीच में बराबर है तो बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 8। अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें निकालना है, बाकी जो अंक होते हैं हम इधर भेज देंगे। तो 100 1 का गुणा 100 में किया तो 100 ही आया। फ्रेंड्स यहाँ गुणे 8 है और गुणा का उल्टा क्या होता है भाग, तो बराबर के अगर दूसरी तरफ 8 गया तो बटे 8 हो जाएगा। अब हम यहाँ भाग करेंगे और यहाँ सही उत्तर हमारा आएगा। फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न था कितने वर्षों में कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो अर्थात यहाँ 300 चाहिए, तो ब्याज हमारा 200 हो जा रहा है। इसके लिए सॉरी, गलती, प्रश्न को हमने थोड़ा ध्यान कम दिया। कितने समय में कोई धन 3 गुना हो जाएगा, तो 100 का 3 गुना 300, तो ब्याज कितना बढ़ा फ्रेंड्स 200। तो एक साल में अगर 8 रुपये बढ़ रहा है तो यहाँ हमें 200 रुपये देखना है कि 200 रुपये कितने साल में बढ़ेगा। तो 200 बटे 8 हो गया। अब हम इसे भाग करेंगे तो 8 दूना 16,
4 बचा 0, 8 पंचे 40, तो कितना आया फ्रेंड्स समय? 25 वर्ष। तो क्या आपको यह तरीका हल करने का समझ में आया? यदि हाँ तो आप कमेंट करें। हम यहाँ एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, आपको जो तरीका ज़्यादा सरल लगे आप उसे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा सरल लगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तो आया 25 वर्ष इस तरीके से। बाकी हम सभी जानते हैं हमारा जो दूसरा तरीका है वहाँ हम देखें तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वो होता है PRT बटे 100। बाकी इतना हमें यही मानना है, मूलधन हमने 100 रुपये मान लिया, 3 गुना बढ़ जाना चाहिए तो 300 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ फ्रेंड्स? 200। अब यहाँ हम रखेंगे साधारण ब्याज 200 बढ़ा, मूलधन 100 रुपये लिया गया था, दर कितना बढ़ रहा है? 8% की तरह से, और वर्ष हमें निकालना है बटे 100। तो 100 से 100 कट गया, 200 गुणे 8 है तो बटे 8 आ गया बराबर T। तो यही भाग करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 25 वर्ष। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको यह तरीका कैसा लगा, कौन सा तरीका ज़्यादा सरल लगा, ताकि हम आगे भी जब कोई वीडियो बनाए तो हम यही तरीका यूज़ ज़्यादा